बैठ जाओ। जो भी आपने सॉल्व कर लिया देना। देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया सबने। मैंने आपको 1 मिनट दोनों इक्वेशंस लिख दिए थे। एक तो हमने बता दिया था कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v0/5 आ रही थी और h मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा आप इधर देखो, फटाफट आ जाया करो, है ना। हाँ अभी कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा इधर देखिए, अब देखो जो वो पिछला क्वेश्चन किया था, मैं उसका आंसर आपको एक लाइन में बताता हूं कैसे निकलेगा। बेटा बहुत टाइम लगा के समझाया था, और कोई डाउट था तो क्लास के बाद मिलना चाहिए आपको, है ना। देखो वो समझ में आ गया था मैक्सिमम हाइट कहां पर आई थी। देखो अगर पिछला मेथड सीख गए हो तब तो मैं ये बताऊं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो उसमें हमने क्या किया था, उनकी वेलोसिटी सेम कर दी थी, यानी रिलेटिवली वो रुक गया था। ठीक है। अब देखो मेरे पास जो सिस्टम था उसमें एच मैक्स लाना था। अब मैं उस आंसर को एक लाइन में भी निकाल सकता हूं, और ये आपको कई जगह पे हेल्प भी करेगा। तो देखिए, जैसे कि आपने नोटिस किया था, इसका मास कितना था वेज का, 4m, और यहां पर जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल थी। ओके, ऑल द सरफेसेस वाज स्मूथ, है ना। अब थोड़ा फास्ट समझना, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर सीख चुके हैं और लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बेटा अब कंसंट्रेट करो, क्लास चालू होने के बाद, है ना। तो देखिए इसका मैक्सिमम हाइट कहाँ आई थी, मैक्सिमम हाइट कहाँ आई थी, जहां पर ये रिलेटिवली रेस्ट पर आ गया था। तो आपने v रिलेटिव 0 किया था, और अकॉर्डिंगली इन दोनों की वेलोसिटी सेम थी। ओके। अच्छा, और इसके कंसर्न आपने एच मैक्स पता किया था कि भाई ये कितना जाएगा, आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया है ना। मैं इस तरह से आंसर जो आएगा वही आंसर आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सिंपल वे में, यहां से यहां तक आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, तो आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम जैसा हो गया ये, क्योंकि ये ट्रांसलेट ही कर रहा है ना। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, और मैंने आपसे कहा था कि 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हम अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखना चाहें तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होती है। यस और नो। तो मुझे बताइए कितने लोगों को ये बात दिख रही है कि यहां से लेके यहां तक, अभी देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, mv0/5m, यही है। और इस टाइम पे भी अगर आप ये कह रहे हो कि दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और सुनो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल ये बताता है कि वीसीएम जो है अभी भी हॉरिजॉन्टल में कितना है, v0 ही है। मतलब v0 नहीं, वीसीएम जो भी है वो फिक्स है, और वो कितना है, v0/5, वही आया था। और यहाँ इनकी वेलोसिटी आपने निकाला था, कितना आया था, v0/5। अब ध्यान से सुनोगे तो इस मेथड का मजा आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मुझे बताइए अगर मैं इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ एम टोटल वीसीएम स्क्वायर लिखता हूं, ये भी एक तरीका है या नहीं। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि यहां पर वीसीएम और यहां पर वीसीएम सेम है। तो कितने लोगों को दिखा कि हाफ एम टोटल इंटू वीसीएम स्क्वायर कट जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे लिखूं, मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूं कैसे लिखा, एनर्जी कंजर्वेशन। एक मिनट इधर देखो, अगर आप इसको एनर्जी कंजर्व करते हैं
तो इनिशियल एनर्जी मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये हम पूरा समझा चुके हैं कैसे कैसे लग रहा है सारा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐसे लिखा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इनिशियल प्लस हाफ एम टोटल वीसीएम स्क्वायर। ध्यान से समझना है ना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये बात। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में भी 2 है ना, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर फाइनल प्लस हाफ एम टोटल इंटू वीसीएम स्क्वायर प्लस mgh। बोलो क्या ये एक इक्वेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूं या नहीं? क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, सबको पता है ना, हमने मोमेंटम कंजर्व किया, एनर्जी कंजर्व किया। अब मैंने उसी एनर्जी को दूसरे तरह से लिख दिया। कितने लोगों को दिख रहा है कि दिस हैज बीन कैंसिल्ड आउट और ये 0 है। फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी ये मतलब अगर कोई इसको ऐसे समझना चाहे कि मैं एक लाइन में इसको समझा रहा हूं, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू mgh max। तो आपका फाइनल आंसर बन रहा है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इनिशियल इक्वल टू mgh max। इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो एक लाइन में बताइए, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, म्यू कितना, m इंटू 4m अपॉन 5m। एक मिनट, वी रिलेटिव कितना, ये रुका हुआ है और ये वी नॉट, तो वी रिलेटिव है वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh max। तो अगर हम यहां से सॉल्व करें तो मेरे पास h max जितना आ रहा है उतना ही वहीं वहां से भी उतना ही आना चाहिए। तो बताइए कितना, ये 2 आएगा, तो 2m वी नॉट स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 2, तो 2 कितना, 2 वी नॉट स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर बाय 5g। क्या पहले भी यही आंसर है सबका? अगर किसी का आंसर नहीं आया इसका मतलब उसने कैलकुलेशन ढंग से नहीं किया है। तो देखो यहाँ एक लाइन में, अगर आप इस पूरी बात को इधर देखो, एक शॉर्ट में सोचें तो इस सिस्टम में इनिशियली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी कहां चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, फटाफट लिखना है लेकिन इसका टाइम काउंटेड नहीं है, जल्दी नोट करें। पहले भी यही आंसर आना चाहिए वहां वैल्यू रखने पे। तो आप इस तरह से भी इस पूरी कहानी को देख सकते थे। हालांकि मैंने आपसे कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू सीएम एंड ऑफ सीएम बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं करने वाले इस चैप्टर में, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 2 पार्टिकल के लिए यूज करके दिखाया है। चलें आगे। दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। लॉजिक यहां भी वही है, बस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बदला है हमने, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान दिख रही है और कोई बात नहीं है। हाँ यस बेटा, दोनों काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है, पहले इनिशियल लिखा था और बाद में फाइनल। 2 पार्टिकल सिस्टम की, तो वो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियली वो वी नॉट है, वी रिलेटिव, और फाइनली वी रिलेटिव 0 है। तो हम एक लाइन में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलें आगे। पहले भी यही आंसर आना चाहिए। तुम्हारा 25 कैसे आ रहा है, उसको ढंग से सॉल्व करो। अच्छा जी की वैल्यू रख दी है क्या? ओके ओके ओके, तो 2 वी नॉट स्क्वायर बाय 5g इसका आंसर है। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हटा रहा हूं मैं ना। अब जो क्वेश्चंस हैं वो स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है।
स्प्रिंग मास सिस्टम पर है, ओके। मेरे पास एक ब्लॉक है, उसका मास m, और एक ब्लॉक है उसका मास 2m, ओके। और यहां पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसमें यहां पर x नॉट एक्सटेंशन है, यहां पर अभी कितना एक्सटेंशन है, x नॉट, और ये सरफेस आपका स्मूथ है। और इन दोनों को हमने बोथ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, दोनों को रेस्ट से हमने रिलीज किया। ओके, देखो, फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज, फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज व्हेन स्प्रिंग at its natural length, find out their velocity when spring is at its natural length। ठीक है, अब देखो थोड़ा फास्ट समझने की आदत डालो। मुझे बताइए, यहां से मैं छोड़ रहा हूं, दोनों रेस्ट पर हैं, इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। अच्छा, जैसे मैं छोड़ूंगा तो आपको दिख रहा है स्मूथ सरफेस है, तो जमीन से नॉर्मल और वेट तो बैलेंस हो गए, अब सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, इंटरनल। कंजर्वेटिव तो है, डेफिनेटली कंजर्वेटिव भी है, और अभी यहाँ सिस्टम पर इंटरनल है, तो क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो देखिए, जब स्प्रिंग में अभी एक्सटेंशन x नॉट है, हमने कहा कि ये स्प्रिंग जब अंदर आ जाएगी तो ये हमने मान लिया है नेचुरल लेंथ वाली कंडीशन है, ओके। तो इधर देखिए, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, इसका मास m, इसका मास 2m, आपको पता है दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हुए आ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। एक मिनट, तो इनकी v1 और v2 है, और अब आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल में कंजर्व कर रहे हैं, वर्टिकल में तो कंजर्व है ही। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम mv1 माइनस 2mv2, माइनस क्यों, अपोजिट है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट वन रिलेशन, v1 इक्वल्स टू 2v2, एक रिलेशन आ गया। ओके, अब दूसरी चीज आपको पता है, इस सिस्टम में नॉर्मल mg का कोई वर्क नहीं है, वर्क सिर्फ स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव। तो क्या हम यहाँ एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? तो एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, जब हमने सारी कहानी आपको बता दी है कैसे देखते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग में इनिशियली एक्सटेंशन है एक्स नॉट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर 1 मिनट प्लस 0। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन है, क्लियर है? तो यहां से अगर आप क्या कहते हैं v1 v2 की वैल्यू चाहिए, तो पहले हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, तो इधर क्या बचा, के एक्स नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर। तो m v1 कितना है, चलो v1 ही रहने दो, m v1 स्क्वायर प्लस दूसरे का मास है 2m, v2 कितना है, v2 इज v1 by 2, तो v2 इज v1 by 2 का होल स्क्वायर। बस अब यहां से v1 v2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मेरे पास k एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस m v1 स्क्वायर बाई 2। क्या कहते हो?
तो यहां से मेरे पास आ रहा है k x नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/2 m v1 स्क्वायर एंड दिस विल इंप्लाई द वैल्यू ऑफ v1 इज हाउ मच 2k/3m का अंडर रूट इंटू x नॉट. ये v1 आ गया. एंड व्हाट इज v2? v2 इज योर v1/2. v2 इज v1/2. एक मिनट, v2 जो है वो v1/2 है और v1/2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ हाफ ऑफ अंडर रूट 2k/3m इंटू x नॉट. इतना समझ में आया? बस सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन. कोई खास बात नहीं है. आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, उसने आपको अलाउ किया क्या लगाने के लिए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और बाकी एनर्जी वाला पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. वरना हमें ये v1 v2 में जो रिलेशन है वो बहुत मुश्किल से मिलता इस चैप्टर के पहले. लेकिन अब हमें पता है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इनिशियली भी जीरो है तो फाइनली भी जीरो रहेगा. क्लियर है सबको? फास्ट नोट करिए. मतलब वहां से बहुत दिक्कत होती है. एक्सीलरेशन वेरिएबल है ना, एक्सीलरेशन वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो इसलिए क्या है कि डिसीजन लेने में दिक्कत आती. लेकिन कंजर्वेशन ने बता दिया कि v1 इक्वल्स टू 2 v1 इक्वल्स टू 2v2. जल्दी नोट करिए. एक स्टूडेंट ने पूछा सर मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व हो गई? स्प्रिंग का ही वर्क है ना सिर्फ, और कोई वर्क नहीं है, नॉर्मल का वर्क नहीं है, mg का वर्क नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व है क्योंकि हमारा स्प्रिंग कंजर्वेटिव फील्ड होता है. हाँ, स्प्रिंग तो मासलेस है, स्प्रिंग नहीं है हमारा सिस्टम. हमारा सिस्टम दोनों मास है. स्प्रिंग का वर्क इंटरनल नहीं, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो गया ना. दोनों पे देखोगे, इधर kx और इधर kx, तो ये दोनों सिस्टम पर ये इंटरनल हो गया. लेकिन दोनों पे वर्क कर रहा है और कंजर्वेटिव है, इसलिए हमने एनर्जी कंजर्व कर दिया. देखो सिस्टम में ये दोनों है. आप कहो कि मैंने स्प्रिंग भी ले लिया तो आप ले सकते हो. इधर सुनो, मतलब इधर सुनो, सिस्टम तो ये दोनों है हमारे मोमेंटम कंजर्वेशन में, लेकिन एनर्जी में क्योंकि ये स्प्रिंग दोनों को वर्क करता है तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन में स्प्रिंग वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि स्प्रिंग दोनों तरफ वर्क करता है. तो एनर्जी कंजर्वेशन में हम स्प्रिंग की भी एनर्जी लिख रहे हैं क्योंकि सिस्टम में वर्क करने वाला स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने एज अ शॉर्टकट किधर बना दिया? एज अ शॉर्टकट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुके हैं उसके वर्क को. तो आप एनर्जी कंजर्वेशन में डेफिनेटली आप किसको यूज कर रहे हैं? स्प्रिंग को सिस्टम में यूज कर रहे हैं. चलें आगे. नेक्स्ट, ये नोट कर लिया ना सबने? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इसी टाइप का है. अब थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो आपके पास एक m मास का ब्लॉक है और एक 2m. ओके है ना? इधर देखिए, इधर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और अभी स्प्रिंग है ना नेचुरल लेंथ में है. किस पर है? मतलब अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है. योर सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ. ओके, अब इधर देखो, ये जो है ना ये अभी रेस्ट पर है, लेकिन हमने इसको एक वेलोसिटी v0 दिया है. ठीक है, ये रेस्ट पर है लेकिन इसको कितनी वेलोसिटी दी गई है? v0. ठीक है, तो डायग्राम में आपको दिखा रखा है सिचुएशन सारी एंड सरफेस इज स्मूथ. ओके, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. मतलब स्प्रिंग कितना एट मैक्स खींचेगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग. बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है. देखो सबसे पहली चीज, इसका मोशन कैसे होने वाला है. तो कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि इस समय पर सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है? कितनी है? जल्दीबाजी मत करो,
2m v नॉट प्लस 0 अपॉन 3m। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v नॉट बाई 3। यस और नो? ठीक है, हालांकि मैंने वैसे ही निकाला है, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए पहले तो कि इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले आपको ये बात दिखाई देती है कि एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और वेट तो बैलेंस करेंगे और स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है। तो पिछले पार्ट में जैसे पिछले क्वेश्चन में मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, तो जीरो ही बना रहा। अभी मोमेंटम आपका नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो ही है ना? तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें पूछा जा रहा है। तो यहां पर मेरे पास m और 2m, इसकी वेलोसिटी v नॉट है। तो मुझे ये तो पता चल गया फंडामेंटल दो ही है मेरे पास, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें स्प्रिंग की एनर्जी आएगी। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम एक्सटेंशन। अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब अभी जो इनके बीच की दूरी है ना, वो तो नेचुरल लेंथ के बराबर है। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एट मैक्स कितना खींचेगा ये पता करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी ये आगे बढ़ रहा है और ये रेस्ट पे है, dt टाइम बाद क्या होगा? ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये अभी रुका हुआ है। तो जैसे ही ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या आपको समझ में आता है? ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट कर लेगा। अब स्प्रिंग फोर्स कैसे आएगा? क्योंकि स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा। तो ये जो ऐसे आने का मतलब इस पर तो ऐसे आएगा स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस पे आगे की तरफ। समझ गए? तो क्या आपको ये बात अब समझ में आ रही है कि इसको तो वो करेगा रिटार्ड, इसको करेगा स्पीड अप। ठीक है, तो आगे वाली चीज रिटार्ड हो रही है, पीछे वाली चीज स्पीड अप हो रही है। तो अगले dt टाइम के और बाद ये थोड़ा रिटार्ड होकर धीमा हो जाएगा, ये थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है अभी? आगे वाले की। तो क्या अभी भी सेपरेशन आएगा? अभी भी सेपरेशन आएगा, यानी इनके बीच की दूरी और बढ़ेगी। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे दूरी और बढ़ेगी स्प्रिंग फोर्स और हैवी हो जाएगा, लेकिन ये फिर से रिटार्ड ही हो रहा है और वो एक्सेलरेट ही हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये रिटार्ड हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन जब तक आगे वाले की वेलोसिटी पीछे वाले से ज्यादा है तब तक क्या ये खींचेगा? तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये स्पीड घटते घटते उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते, सुनो एक मिनट, बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते एक मोमेंट आएगा जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और वेलोसिटी सेम होने का मतलब ये उस समय पर मैक्सिमम एक्सटेंशन। पता है मैक्सिमम क्यों बोल दिया? क्योंकि अब वेलोसिटी बराबर हो गई, इसके बाद भी स्प्रिंग खिंची हुई है क्या? तो आगे वाला रिटार्ड हो रहा है, पीछे वाला स्पीड अप। क्या अब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई? अब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अब दूरी घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट अभी अभी सुनो, खिंचा हुआ है, अब दूरी घटने लगेगी, फिर घटते घटते एक मोमेंट आएगा जब ये वापस नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। समझ गए? उसके बाद फिर जब ये नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे तो उसके बाद ये स्प्रिंग और अंदर जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास वेलोसिटीज है। तो फिर ये क्या होगा? कंप्रेशन में जाएंगे, और पता है फिर कंप्रेशन तक मिनिमम सेपरेशन जो आएगा फिर से उसी मोमेंट पे आएगा जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। समझ आई बात? तो हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन, हालांकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सिर्फ, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि पहले मैक्सिमम एक्सटेंशन तक ये आगे वाला तेज रहेगा और पीछे वाला धीमा रहेगा, फिर एक टाइम पे वेलोसिटी बराबर होगी। और मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाने के लिए पीछे वाला तेज होगा, आगे वाला धीमे होगा, और फिर कंप्रेस होते 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 फाइनली आगे वाले की वेलोसिटी फिर से पीछे वाले के बराबर हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? फिर आगे वाला बढ़ाएगा स्पीड, फिर पीछे वाला कम करेगा, फिर खींचेगा, फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन बताओ ये सिस्टम रुका हुआ है या पूरा ऐसे आगे बढ़ेगा? ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास आगे जाता रहेगा और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये ऐसे करेंगे। हालांकि मैं आपको भी वो बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ रहा है ये दूर और पास होते जा रहे हैं इस तरह से, और सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मुझे बताइए मैक्सिमम एक्सटेंशन वो कंडीशन होगी जब इन दोनों की वेलोसिटीज
सेम हो जाएगी, वेलोसिटी सेम। तो इधर देखिए ये 2m और ये इधर देखो तो ये m है, इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, इक्वल, यस और नो। और इस समय पर स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंची हुई है। देखो जो भी बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, उसके बाद तीसरा डिपेंडेंट होता है, तो हर एक बात को एग्री करते हुए समझते हुए आगे बढ़े। तो अभी सब इनका क्या सेम है, वेलोसिटी सेम हो गया। तो अब मेरे पास दो ही फंडामेंटल है, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक कंजर्वेशन ऑफ। तो पहला अप्लाई कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक मिनट रुक जाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका 0, इसका कितना +2m v नॉट, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v प्लस 2m इंटू v। तो यहां से मेरे पास v आ रहा है 2v नॉट बाय 3। पहले बताओ ये समझ में आया सबको? तो इनकी कॉमन वेलोसिटी है 2v नॉट बाई 3, और डेफिनेटली वो सेंटर ऑफ मास के बराबर ही है, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो क्या है, हर समय पे सेम है। और इस टाइम पे 2mv प्लस mv अपॉन 3m करने पे vcm भी v ही आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इतनी ही सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी है। इतना समझ में आ रहा है? तो दो पॉइंट ध्यान रखने, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो एस्पेक्ट है कि कब तक हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए, या अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेशन भी पूछा होता तो वो दोनों कंडीशन तब आएगी जब इनकी वेलोसिटी सेम। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या बचा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई खास बात नहीं, एक दो ही इक्वेशन लगा रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मिनट इधर देखो, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ 2m v नॉट स्क्वायर। इसके पास है, इसके पास नहीं है, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो इसका एक्सटेंशन 0, तो स्प्रिंग की एनर्जी 0, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर। एक मिनट इधर देखो, हाफ 2m v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी है, तो स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है, तो हाउ मच, हाफ के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो अब आपको चाहिए क्या, एक्स मैक्सिमम। आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये v अननोन थे, और ये v आपने यहां से पता कर लिया, किसकी हेल्प से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन में रखते हैं और सॉल्व करते हैं कि मेरा एक्स मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो देखिए हाफ से हाफ पूरा कैंसिल कर रहा हूं, तो इधर कितना है 2m v नॉट स्क्वायर, इधर कितना है m प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर है ना, v कितना आया था अपना 2v नॉट बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स मैक्सिमम। एक बार कैलकुलेशन देखते रहना, यही है क्या, हाफ से हाफ पूरा कैंसिल करने पर 2m v नॉट स्क्वायर प्लस m प्लस 2m v स्क्वायर प्लस दिस, तो ये कितना हो गया 2m v नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना 3m और ये 4, तो 4m v नॉट स्क्वायर बाई 3, यही है प्लस, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये तो अब इसको थोड़ी समझना है कि ये सर कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझना ये है कि ये दो इक्वेशन कैसे लिखी गई। क्लियर है सबको? तो यहां से मेरा x मैक्सिमम कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करो, तो ये आएगा 6, तो ये आएगा x मैक्सिमम इज अंडर रूट 2m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k, यस और नो। तो आप चाहो तो v नॉट बाहर निकाल लो और आपका आंसर हो गया अंडर रूट 2m बाय 3k इंटू v नॉट। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में समझना क्या था पहले ये बताओ। देखिए एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि सर मैक्सिमम एक्सटेंशन तो तब होना चाहिए जब
वेलोसिटी सबसे कम या ज्यादा? बेटा जो भी आप बोल रहे हो ये आप मन से बोल रहे हो, इमोशनली। और मैं जो बता रहा हूं इधर सुनो, मैंने क्या बताया, पहले आगे वाला तेज भाग रहा था। लॉजिक से सोचना जिस दिन शुरू कर दोगे फिजिक्स में, उस दिन फिजिक्स समझ में आएगी। तो मैंने क्या किया, आगे वाले को कोई वेलोसिटी दी। अब आगे वाला जब तक तेज है तो क्या ये दूरी बढ़ेगी? और पीछे वाला भी आ रहा है, लेकिन आप सोचो आपके आगे एक बाइक जा रही है और आप पीछे आ रहे हो। आपके बाइक जो है ना आगे, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और पीछे वाले की वेलोसिटी, लेकिन ये तो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन ये स्पीड, लेकिन स्पीड घटा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा है ना। तो ज्यादा है तो इनके बीच की दूरी, क्योंकि आगे वाला ज्यादा चलेगा पीछे वाला कम। तो किस टाइम पर ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पर हो जाएंगे? जब इनकी वेलोसिटी बराबर होगी। बैठ के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेट तो हमेशा ही कर रहा है, दोनों करेंगे। हाँ दोनों करेंगे, दोनों पे फोर्स है, इवन अभी भी दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं। एक मिनट, मैक्सिमम किसकी बात कर रहे हो? इधर देखिए, मैक्सिमम कंप्रेशन का एक डाउट पूछा जा रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन में मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी बराबर होगी। अब मुझे बताइए, स्प्रिंग दबी हुई है क्या? तो आगे वाला जो होगा वो स्पीड अप होगा, पीछे वाला स्पीड डाउन होगा, क्योंकि इस पे पीछे धक्का लग रहा है भाई। एक मिनट, कंप्रेशन का मतलब समझते हो? ये ऐसे दबा हुआ है, तो दबा हुआ है तो इस पे भी धक्का आगे और इस पे धक्का पीछे, और दोनों की वेलोसिटी आगे। तो बताओ, इसके ऊपर तो स्पीड अप, इस पे स्पीड डाउन। समझ में आई बात? फिर नेचुरल लेंथ अचीव होगा, फिर नेचुरल लेंथ के बाद वापस मैक्सिमम एक्सटेंशन अचीव होगा, ऐसे जीवन भर चलता रहेगा। हाँ, स्प्रिंग ने जो एनर्जी कंट्रीब्यूट की है वो दोनों पर की है कुछ कुछ, इसीलिए हम स्प्रिंग की एनर्जी बोल रहे हैं, किसी एक की नहीं बोल रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ दोनों के बेटा। एक मिनट सुनो, हम एक मिनट, अगर एक स्प्रिंग को रोक दोगे, सुनो, स्प्रिंग का एक एंड रोक दोगे, देखो क्वेश्चन पूछे तो उसको फिर ध्यान से सुने भी सही। क्वेश्चन पूछने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमारा काम शुरू होता है वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। आपने बोला दोनों पे, तो स्प्रिंग का दोनों एंड के थ्रू किया गया जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव होता है, किसी एक एंड के थ्रू किया गया वर्क कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। एक को अगर रोक दो तो आप स्प्रिंग की सारी एनर्जी जो है आप कह सकते हो कि दैट इज कंप्लीटली गिवन टू द सेकेंड ब्लॉक। लेकिन आप हमेशा ऐसा, तो क्या यहाँ रुके हुए हैं क्या दोनों? एक एंड चल रहा है, दूसरा एंड भी चल रहा है, तो स्प्रिंग दोनों को मिलाकर जो वर्क करेगा वो कंजर्वेटिव होगा। यस और नो? हाँ अच्छा, एक मिनट पहले ये बताओ, मैक्सिमम एक्सटेंशन समझ में आ गया? चलो अभी मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, यही बात है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन में आपको मन नहीं मान रहा आपका कि कैसे हो गया, यही ना। मैं इसको पूरा समझा देता हूं। पहले ऐसा हुआ है, देखो, पहले ये तेज भाग रहा था, ये तेज भाग रहा था, ये धीमे आ रहा था, लेकिन ये रिटार्ड हो रहा है, ये इस एक्सलेट कर रहा है। तो एक एक कंडीशन आ गई मैक्सिमम एक्सटेंशन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे भी दिमाग लगाओ, स्प्रिंग खिंची हुई है क्या? क्या अभी भी आगे वाला रिटार्ड नहीं? यही तो बात है, तुम लोग इमोशनल हो, तुम लोग इमोशनल हो भाई। स्प्रिंग खिंची हुई है ना, तो अभी वेलोसिटी बराबर हुई है, तो बराबर होने के बाद भी तो स्प्रिंग खींच के रखा है, इसको आगे इसको पीछे, तो इट विल बी नाउ स्टिल रिटार्डिंग और इट इज स्टिल स्पीड अप। तो एक मिनट, बराबर होने के बाद ये घटेगा और ये बढ़ेगा, तो अब क्या होगा? पास आएगा। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? स्प्रिंग ही कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी खींची हुई है, तो वो इसको खींचेगा और इसको भी खींचेगा, तो ये रिटार्ड होगा और ये स्पीड अप होगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? पीछे वाला स्पीड बढ़ा लिया अब, तो अब क्या होगा? इनके बीच की दूरी घटेगी, तो अब स्प्रिंग में खिंचाव कम होने लग गया। ये कम होते होते यहां आ गए। एक मिनट सुनो, अब आ गया नेचुरल लेंथ। अच्छा बताओ, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? पीछे वाले की, है ना। तुम लोग सोचते तो हो लेकिन थोड़ा टाइम लगा देते हो। तो अभी किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी? तो अभी दूरी घटेगी कि बढ़ेगी? पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो दूरी घटेगी।
एक मिनट, दूरी घटेगी। अच्छा, घटते ही क्या ये स्प्रिंग बाहर धक्का देगा? सुनना, अब उल्टा हो गया मामला। स्प्रिंग गई कंप्रेशन में, अब ये वाला अपनी पीछे वाला स्पीड बढ़ा रहा। सुनो एक मिनट, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की कम है, लेकिन पीछे वाला अब धीमा पड़ रहा है और आगे वाला तेज हो रहा है। लेकिन लेकिन पीछे वाला अभी भी ज्यादा है, तो क्या दबता जाएगा? कब तक? जब तक बराबर। अब सुनना, बराबर हो गए, सुनो बराबर हो गए, इसके बाद भी क्या होगा? स्प्रिंग तो दबी हुई है, तो आगे इसको धक्का और मिलेगा, इसको पीछे। तो क्या अब ये आगे वाला तेज भागेगा? फिर बढ़ते बढ़ते वापस ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी भर पूरा सिस्टम चलता रहेगा। यस और नो? तो अगर आपको अब पूरी लॉजिक समझ में आ गया हो तो मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन पर इनकी वेलोसिटी सेम। आगे बढ़ सकते हैं आप। तो अब मैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। इवन मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, तो बाद वाला मेथड एक लाइन में आंसर दे देगा, तो वो बाद में ही बताया जाएगा, अभी तो नहीं बताएंगे। तो इधर देखो, अब जो अगला मेथड है, पहले मुझे बताइए ये बात अब सबको क्लियर हो गई होगी? हाँ। तो देखिए, एक स्टूडेंट ने लिखा है, हालांकि मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उसने लिखा है सर नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की एनर्जी माइनस होती है ना? नहीं बेटा, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड सीखना दोनों ही है, क्योंकि आगे ना एक जो सेकंड मेथड बताऊंगा उससे कुछ और चीज भी हम निकालेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना सेकंड मेथड भी। और सबसे इजी वाला मेथड मैं बाद में बताऊंगा, जो एक लाइन में दे देगा आंसर। चलिए, हम भूल जाते हैं इसको, हमें नहीं पता मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा। अब देखो, सोचने का तरीका बदलेगा। आप लोग ये जानते हो रिलेटिव मोशन? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक एक बात रिपीट मत करवाना कोई भी चीज। तो मैं एक एक बात जब बोलूं उसको तुरंत बैठा लो दिमाग में, और फिर मेरे को जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं इस पूरे सिस्टम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसके फ्रेम में? ओके, तो सबसे पहले ये ढूंढो सेंटर ऑफ मास कहां है, तो मुझे पता चल गया, अच्छा यहां पर है। एक मिनट, जल्दीबाजी नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट दिस मोमेंट, तो VCM इज 2mv0। क्या ये राइट साइड में? +0/3m। एक एक चीज क्लियर करना, ये क्लियर हो जाए तो अगले स्टेप की बात करेंगे। VCM इज व्हाट? 2v0/3। इट इज मूविंग राइटवर्ड, क्या ये बात सही है? योर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग राइटवर्ड विद वेलोसिटी 2v0/3। ओके। अच्छा, जब आप किसी फ्रेम में जाना चाहते हो तो आपको देखना होता है कि कहीं वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। तो क्या मुझे ये पता करना होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? एक मिनट, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करें तभी तो पता करेंगे कि वो इनर्शियल है या स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है ना, उसका एक्सेलरेशन तो 0 है। वाई? देखो, NMG तो बैलेंस कर गए, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो क्या सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? अब ध्यान से सुनना, आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसको किसी से मतलब नहीं, वो सीधा जा रहा है 2v0/3 से। किससे? 2v0/3 से, हमेशा, जीवन भर। ठीक है, नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो चलो इसी समय पे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने में क्या क्या किया जाता है? एक तो सेंटर ऑफ मास से पोजीशनिंग कहाँ है वो बता देते हैं, और क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, और आगे की बात करने के लिए स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है। अभी आधे लोगों को दिक्कत यहां आएगी, ये कन्वर्ट कैसे कर दिया सर आपने? मुझे बताइए, ये वो फ्रेम है जहां से सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो आप किस फ्रेम में आ गए? सी फ्रेम में। एक मिनट, सी फ्रेम में आ गए तो सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी और इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल रहे। अदरवाइज आपको पता है 2 पार्टिकल सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, और वो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास डिवाइड करेगा। आ गया?
चलिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी राइटवर्ड है 2v0/3। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी करते हैं। तो माइनस ऑफ बी करने का मतलब होता है उसको रिवर्स करके जोड़ देना। तो इसकी अपनी वेलोसिटी कितनी है, और इसमें किसको रिवर्स करूं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग राइटवर्ड, तो इसको रिवर्स करूंगा तो 2v0/3। यस और नो? एंड इट्स वेलोसिटी rightward will be v0 minus 2v0/3, that is okay। ये बात में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी क्लियर है? इसकी खुद की वेलोसिटी v0 है और सेंटर ऑफ मास की 2v0/3 है। सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करेंगे, तो v0 minus 2v0/3 इक्वल टू v0/3। अब इसका और निकालना है उधर वाले ब्लॉक का। इधर वाला ब्लॉक रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की ओर है, उसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी पीछे आएगी। कितनी? 2v0/3। तो आगे सॉल्व करने से पहले किसी को भी इस पॉइंट पे डाउट हो तो मेरे से क्लैरिफिकेशन कर लो, ताकि हम लोग एक एक स्टेप पर बात करें। ऑनलाइन वाले भी मुझे एक बार रिप्लाई कर दें कि क्या सबको सी फ्रेम में वेलोसिटी समझ में आ गई है? क्या सी फ्रेम में इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी आपको समझ आ गई है? ओके, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा है, किसी और क्वेश्चन में कोई और तरीके से होगा, उसकी वीसीएम कुछ आएगा, इसका कुछ होगा, तो मेथड आपको आना चाहिए रिलेटिव निकालने का। चलिए, अब हमने किस में बदल दिया इसको? सी फ्रेम में। अब देखना इसका मोशन सी फ्रेम में कैसे है। सी फ्रेम में आपका सेंटर ऑफ मास अब हिलेगा नहीं अपनी जगह से, इट इज रिमेन एट रेस्ट। तो अब बताइए, ये इधर जा रहा है 2v0/3 से और ये इधर जा रहा है v0/3, क्या दोनों दूर जाएंगे? अब ध्यान देना, अब हम ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ग्राउंड में आगे पीछे कर रहे थे, अभी सी फ्रेम में है, दोनों दूर जाएंगे। दोनों दूर जाएंगे, क्या स्प्रिंग एक्सटेंड होगी? और अच्छी बात है कि स्प्रिंग दोनों को रिटार्ड करेगा। देखो, ये सब बातें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है ना, इसलिए सी फ्रेम में गए। तो वो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी और दोनों रिटार्ड होंगे। कंफर्म? ठीक है, एक मिनट, दोनों रिटार्ड होंगे। अब आपको ये बात पता लगानी है कि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ आएगा। भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन तो यहां से भी निकल जाएगा, कितनी मैक्सिमम खींचेगा ये पता करना है। एक मिनट, ये भी रिटार्ड होता हुआ जा रहा है, ये भी रिटार्ड होता हुआ जा रहा है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, कितने लोगों को ये बात बिना कैलकुलेशन के समझ में आ रही है? हो सकता है उसके पीछे कोई लॉजिक हो, क्या पता आपके माइंड में वो लॉजिक क्लिक कर रहा है कि नहीं अभी, है ना? ये दोनों एक साथ रुकेंगे। चलो मैं बताता हूं, याद दिलाता हूं। आपको कहा था सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 होता है, बताया था कभी? बताया था, क्योंकि आप जिस फ्रेम में खड़े हो उस फ्रेम से वीसीएम 0 आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। क्या अभी 0 है? देख लो पहले, उधर m इंटू 2v0/3 और 2m इंटू v0/3, देखो दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन सिस्टम का मोमेंटम 0। एक ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां से सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 आता है। मतलब जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ेगा ना और ये इधर आगे बढ़ेगा, तो जैसे इसकी वेलोसिटी कुछ बदल गई, इसकी कुछ वेलोसिटी बदल गई, तो पता है कैसे होगी? m1v1 बराबर m2v2, ताकि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। समझ गए? तो मैंने आपसे कहा कि ये दोनों एक साथ रुकेंगे। अब आपको क्लिक करना चाहिए। सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 होता है। मान लो एक चल रहा है, एक रुक गया, क्या ये संभव है? तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 होता है। तो इधर देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मुझे पता नहीं है। देखो, एक तो वेरिएबल फोर्स है, इधर इसकी वेलोसिटी 2v0/3 है, इसकी v0/3 है, वेरिएबल फोर्स इनको डिसलरेट कर रहा है। मैं एनएलएम लगा के जाऊं कि दोनों एक साथ रुकेंगे, तो मेरे अभी बस का नहीं है। हालांकि आगे एसएचएम में करवा देंगे, हम टाइम भी निकाल देंगे कब रुकेगा, लेकिन अभी तक जितनी थ्योरी आप पढ़ चुके हो उसके हिसाब से अगर हम इसकी कैलकुलेशन में उलझ जाएं कि ये कब रुकेगा, तो दोनों एक साथ रुकेगा, ये निकालने में हमें बहुत
दिक्कत आएगी, बहुत मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक कॉन्सेप्ट कि सी फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है, तो क्या आपको लगता है दोनों रिटार्ड होते होते एक साथ ही रुकेंगे? कंफर्म? तो एक साथ रुकेंगे तो उसके बाद जाएंगे कि आना शुरू करेंगे? समझ में आई बात? तो गए थे, रुके, तो एक मिनट, जहां रुके वही मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है? तो सी फ्रेम में जैसे ही दोनों रुक जाएंगे वही मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब इसका उल्टा सोचते हैं, वापस लाते हैं इनको। तो जब वापस आ जाएंगे, वापस नेचुरल लेंथ आ गया, खींचते 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 वापस नेचुरल लेंथ आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये उधर से आके जब यहां पहुंचेगा और ये इधर से आके इधर जब पहुंचेगा तो वापस इसकी वेलोसिटी इधर 2v0/3 और इसकी v0, ये किस बिहाफ पे? एनर्जी एस्पेक्ट एंड मोमेंटम एस्पेक्ट से, है ना? या आप ऐसे समझ सकते हो, जिन फोर्सेस के अंडर गया था वही फोर्स वापस लेकर आएंगे। यस और नो? तो जब ये वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो इधर इसकी वेलोसिटी 2v0/3, इधर इसकी v0/3। अब एक मिनट, अब अंदर जाएंगे दोनों, अंदर जाएंगे तो स्प्रिंग दबेगी, दबेगी तो धक्का लगाएगी। क्या दोनों रिटार्ड होंगे और क्या दोनों एक साथ रुकेंगे? तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी दोनों एक साथ रुक जाएंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी दोनों एक साथ रुक जाएंगे? यस और नो? तो अब मैं इक्वेशंस लिखूंगा, तो ये बात समझ में आ गई? चलिए एक बार वापस ग्राउंड वाले मेथड के लिए कुछ बातें बोल देता हूं वापस। जो ग्राउंड में मैंने बहुत अजीब तरह से समझाया था, बराबर होगा वेलोसिटी, अब मैं उसको बहुत आसानी से समझा सकता हूं। पता है कैसे? कितने लोगों को ये दिख रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रुके, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसको भी रोक रहे हो और इसको भी रोक रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये भी रुका है, यानी इसकी वेलोसिटी भी इसके और इसकी वेलोसिटी भी इसके। तो ये इस बात का एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, जो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे ये दोनों सेम वेलोसिटी पे चलेंगे। यस और नो? तो अभी हम क्वेश्चन को लेकिन डील कहां से करें? ग्राउंड से नहीं, हम कहां से डील करें? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से भी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने यहां से बैठे बैठे कि इनकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में सेम क्यों होगी, क्योंकि दोनों सी फ्रेम में रुक जाएंगे। यस और नो? तो अगर आप इस मेथड से प्रोसीड करते हो तो एक तो आपको पता भी चल गया कि ग्राउंड में सेम होगी, तो ग्राउंड वाला मेथड तो मैं आपको बता चुका हूं। यस और नो? सेम करके हमने निकाल ही लिया, वो याद रख लोगे ना सब? अब इस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ले गए तो मुझे पता है कि एट मैक्सिमम एक्सटेंशन बोथ विल कम एट रेस्ट। ध्यान से समझना, ये बहुत टिपिकल चीजें हैं। ये आपका 2m है और ये m है, क्या ये भी रेस्ट पे आ गया? और ये भी रेस्ट पे आ गया। तो एक मिनट, अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैंने एक काम किया बस, कन्वर्ट। उसके बाद मुझे पता है दोनों एक साथ रुक जाएंगे, तो एक साथ रुक गए। अब मुझे सोचना है वर्क एनर्जी के बारे में, क्योंकि मोमेंटम तो 0 ही है और उसका यूज कर ही लिया, दोनों एक साथ रोक दिए मैंने। यस और नो? तो मोमेंटम 0 का 0 ही बना हुआ है, उसका यूज कर लिया मैंने। अब मेरे पास ये देखते हैं कि वर्क डन सिर्फ स्प्रिंग का है, वर्क डन सिर्फ, लेकिन एक पे कर रहा है कि दोनों पे? इसलिए मैं सिस्टम की एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। और बाई चांस यहाँ कोई स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं है तो दिस इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहां से भी आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। यस और नो? तो अब आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिखेगी, जबकि इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें हैं। सबको समझ आ रहा है? देन व्हाट इज योर एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम? एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, बताइए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m 2v0/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m v0/3 का होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की एनर्जी 0। फाइनली दोनों रुक गए एंड हाफ k x मैक्सिमम का होल स्क्वायर।
यस और नो? तो फ्रॉम हियर इसको सिंप्लीफाई करें, हाफ से हाफ उड़ा दो, ये 4m v नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस कितना 2m v नॉट स्क्वायर बाई 9, इधर भी दोनों में 9 आएगा, इधर 4m v नॉट स्क्वायर बाई 9, इधर 2m v नॉट स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू k x मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज योर x मैक्सिमम? ये आएगा 6 बाई 9 दैट इज 2 बाई 3 m v नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू k x मैक्सिमम का होल स्क्वायर। व्हाट इज x मैक्स? दैट इज अंडर रूट, क्या पिछली बार भी यही आया था? 2m बाई 3 के इंटू v नॉट। ये सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। समझ में आया? अच्छा, ये दो आंसर प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन भी इतना ही है। मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों पास पास आके रुक जाएंगे और मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दूर जाके रुक जाएंगे। तो क्या इक्वेशन तो यही दिखेगी आपको दोनों बार। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन भी है और मैक्सिमम कंप्रेशन भी है। और वो मैंने ग्राउंड से भी यही बोला था कि दोनों आपके पास उसी समय पर आएंगे जब वेलोसिटी सेम होगी। तो सारी इक्वेशन सेम है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, सबको क्लियर है क्या? ये मैंने सी फ्रेम आपको एक्सप्लेन किया। नहीं, अब आपने निकाल दिया, अब ऑप्शन मिल गया। अब ऐसे तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन आया ही नहीं और तुमने हिट कर दिया और सही लग गया, तो वो तो एक अलग बात है। हम लोग अभी लॉजिक सीख रहे हैं। हमेशा सेम इसके ऐसे क्वेश्चंस में तो होगा, हमेशा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बात तो एक ही है, आप मैक्सिमम एक्सटेंशन की इक्वेशन भी यही लिखोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन की इक्वेशन भी यही लिखोगे। क्या सभी को क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, इनिशियल एक्सटेंड हुआ है, मतलब पहले तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, और बाद में रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर जाएगा। तो इधर देखो, ये सी फ्रेम में ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ गए? और ग्राउंड फ्रेम में सेंटर ऑफ मास आगे भाग रहा है इस तरह से। तो ग्राउंड फ्रेम में कुछ इस तरीके का मोशन है ये। ओके, एक स्टूडेंट ने लिखा सर 80% आया, इसका मतलब देखिए, देखो पहले मैं एक बार फिर बता देता हूं कैलकुलेशन का एस्पेक्ट क्या है। एक मिनट सुनो, पहले हमने सुनो एकदम इनिशियल लेवल पे ही जाके पूरा कन्वर्ट कर दिया, मोशन नहीं देखा अभी। अभी हमने सीधा कन्वर्ट किया किस फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और उसके बाद ये अपना चल रहा है। तो उसके बाद थ्रू आउट मोशन देख रहे हैं, गया फिर आया फिर गया, मतलब हम कहां से बैठ के देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो ऐसे ऐसे कर रहा है सिस्टम, समझ गए? और एक बात आपको ध्यान रखनी, देखो मैंने 2 मेथड बताए, अभी एक और मेथड बताऊंगा, आप लोग वही लगाओगे तीसरा वाला, क्योंकि वो एक लाइन का होगा। तो लेकिन आना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको किसी क्वेश्चन में। इस सी फ्रेम कन्वर्जन आपको दिखाई देना चाहिए, आना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, ध्यान से सुना करो, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इट हैव सम एक्सप्लेनेशन अलोंग विद दैट। और अगर आप इमोशनल हैं तो फिर फिजिक्स से थोड़ा दूरी बन जाएगी। तो लॉजिकल रहिए, किसी भी बात को बोलो ना, आप बताओ इसके पीछे आधार क्या है, बेसिक क्या है, बिना बेस के बात मत करो, ठीक है? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन, अभी ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं? तीसरा मेथड बताओ जल्दी से, यही ना? उससे एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन वो मेथड भी सोचने में डिफिकल्ट है लेकिन लगाने में इजी है, एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। चलें आगे? अच्छा, मैं इधर वाला पार्ट मिटाऊंगा क्योंकि उसकी मुझे जरूरत है एक क्वेश्चन के लिए, उधर वाले पार्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखो, यहां तक नोट कर लो। मैं राइट हैंड साइड को मिटाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये सब पूछने वाली बात है क्या? स्क्वायर कंप्रेशन, माइनस मतलब कंप्रेशन, प्लस मतलब एक्सटेंशन।
और एनर्जी तो चाहे वो कंप्रेशन में हो चाहे एक्सटेंशन में पॉजिटिव लिखी जाती है। चलें आगे। तो नोट कर लिया हो तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं, ध्यान से सुनना, पता चले दोनों तीनों सब गायब कर दिया हमने और अगले दिन शीट में फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वापस। ठीक है, तो बहुत तरीके से पढ़ो। इतना समझ में आ गया? चलिए ये मिटा दो, एक मिनट। मैं इसको इसलिए रख रहा हूं, इधर देखो, मैं इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत है किसी काम के लिए, इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। पहले मैं आपको थर्ड पार्ट बता देता हूं, इधर देखिए। इस थर्ड पार्ट में रिस्क भी होता है। रिस्क से मतलब ये है कि आप भूल सकते हो, बट ऐसे इस क्वेश्चन में इजीली लगा सकते हो, पर सोचना ज्यादा पड़ता है। अच्छा ऐसा करते हैं, इस सिस्टम को हम लोग ऐसे करते हैं। कितने लोगों को ये बात दिख रही थी कि ये बेचारा रेस्ट पे था, हम ग्राउंड पे ही हैं और इसकी वेलोसिटी v नॉट, यही थी। ओके, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। नाउ मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा बोलो? जब इनकी वेलोसिटी सेम। एक मिनट, अब वो वेलोसिटी सेम हो गई तो ऐसा नहीं है कि जो मैं अलग से मेथड बता रहा हूं ना, कोई अलग लॉजिक नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका बदलूंगा। तो मुझे पता है इस टाइम पर इनकी वेलोसिटीज क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। तो एक इक्वेशन लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, एक लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, v की वैल्यू डाल देंगे आ जाएगा x मैक्स। ठीक है, अब देखो मैं उस काम को दूसरे तरह से कर रहा हूं। अगेन मैं लिख रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस, एज एन एक्सप्लेनेशन आपको बड़ा दिखेगा ये, लेकिन एज अ सॉल्यूशन आपको एक लाइन में दिखेगा। कैसे? मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और मैं पता है क्या कर रहा हूं, टू पार्टिकल वाला मेथड यूज कर रहा हूं। तो मुझे बताइए इस काइनेटिक एनर्जी को टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इनिशियल प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। कितने लोगों को दिखता है कि ये सेम रहेगा? इसमें आवाज नहीं आई मुझे ढंग से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ही है VCM सेम प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m टोटल VCM स्क्वायर प्लस हाफ के। अगर आप इस एक्सप्रेशन को पूरा देखते हो तो कहीं से भी कोई आसान बात नहीं है। इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपको ये सब आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को दिख रहा है VCM इज सेम? तो ये आसान क्यों है? क्योंकि ये कटेगा और पता है ये जीरो होगा। v रिलेटिव फाइनल जीरो है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी। तो सिंपल वे में एक इक्वेशन पता है क्या है, यू हैव ओनली वन इक्वेशन, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्सिमम। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप ये इक्वेशन लिख दोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स मैक्सिमम। इतने लेंथी प्रोसेस सी फ्रेम में जाना आना करने की जरूरत नहीं है। देखो एक इक्वेशन से और देखो वही आंसर आएगा, हाफ से हाफ कटा। अच्छा बताइए 1/2 म्यू कितना है? 2m/3 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, अब तो समझते होगे। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m/3। हाउ मच इज v रिलेटिव इनिशियल? क्योंकि ये जीरो पर है तो v रिलेटिव इनिशियल v नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्सिमम का। ठीक है, आप हाफ पहले काट दो चाहे यहां काट दो, ये आंसर आ गया एक्स मैक्सिमम कितना, अंडर रूट 2m/3 के इंटू वी नॉट, यस और नो। तो दिस इज योर व्हाट, मैक्सिमम एक्सटेंशन। और आपको पता है मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, तो यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है, यही मैक्सिमम कंप्रेशन है। अगर आप इस मेथड को देखें तो एक लाइन लिखनी है आपको क्वेश्चन को देखते ही, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, यस और नो। तो आप लोग ऐसा ही करने वाले हो मुझे मालूम है, लेकिन हमारा काम है तीनों बताना।
मुझे एक बार रिप्लाई चाहिए, आ गया क्या समझ में? एक मिनट, हाँ लेकिन केस क्या होना चाहिए? नहीं सुनो, टू ब्लॉक सिस्टम रहे, इधर सुनो, और स्मूथ सरफेस पे हो, और वेलोसिटीज दी गई हो कुछ इनिशियल, और फिर मैं आपसे क्या पूछूं, मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन। और एक और बात ध्यान रखना, इनिशियल नेचुरल लेंथ, अगर इनिशियली नेचुरल लेंथ नहीं देके कुछ और दे देते तो फिर यहां आता है, समझ गए? तो फिर ऐसे मत जाना, सीधा वेलोसिटी बराबर करके एनर्जी कंजर्व कर देना। सबसे बेस्ट तरीका तो है जो सिंपल है सबसे ज्यादा, वेलोसिटी सेम, कंजर्व मोमेंटम, कंजर्व एनर्जी, आंसर आ जाएगा। यस और नो? इसको नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का पार्ट है एक। ओके भाई, एक बात ध्यान रखना, 3 मेथड बताएं, तीनों मत गायब कर देना, कम से कम एक मेथड से आंसर निकाल के आना चाहिए, ठीक है? तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर मुझे दिमाग मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको अगर हम लॉजिक से बोले तो कैसे बोले पता है? जो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, जो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली कौन ले जाता है? पोटेंशियल स्प्रिंग ले जाता है। देखो फिजिक्स सब्जेक्ट पता है क्या है, मान लो कि जैसे एक चीज होता है कि हम डायरेक्ट सोचते हैं, यहाँ क्या होता है, थॉट तो लगता है बहुत अच्छा, लेकिन इक्वेशन लगती है खराब, ठीक है? कोई पार्टिकल फेंक दिया बहुत अच्छा लगता है, हाँ उड़ के गिरेगा सर वहां, लेकिन जब वो क्या कहते हैं आई कैप जे कैप के कैप, है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वहां से होता है दिमाग खराब कि क्या चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है, सुनो, फिजिक्स जो है वो सिंक्रोनाइजेशन है, आप मैथ्स और क्या कहते हैं लैंग्वेज को कैसे मिलाते हैं। जैसे अगर मैं इस चीज को लैंग्वेज में समझाना चाहूं, तो मुझे दिख रहा है फाइनली सी फ्रेम में पार्टिकल सिस्टम रेस्ट पर है, सी फ्रेम पर, तो इसलिए सी फ्रेम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? 0। आप ऐसे करें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? अब जो मैं बता रहा हूं उसमें रिलेटिव का यूज होगा, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम ब्लॉक। किसके फ्रेम में पूछूंगा? ग्राउंड फ्रेम, जब तक नहीं कहा जाए ग्राउंड फ्रेम, ठीक है? तो ये आपके पास 3 मेथड तो हो गए, और आपको अब मैं बता रहा हूं कि भाई मैक्सिमम, एक मिनट, अब इसको सोचने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, इधर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो मेरा सजेशन है कन्वर्ट द सिस्टम इन सी फ्रेम। किसमें कन्वर्ट करो? क्योंकि ग्राउंड से बहुत टिपिकल है उसको देखना, ठीक है? इक्वेशन से हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा सॉल्व करने में, क्योंकि हाफ m1 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर है ना, तो वहां से लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। तो हम इसको सी फ्रेम से करते हैं जब हम इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे होते हैं। तो फिलहाल मुझे ये बताइए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनका मोशन कैसा है? ये इधर 2v0/3 से गया, क्या कहीं पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी? फिर ये लौट कर आएगा और वापस जब यहां पहुंचेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी राइट साइड में होगी, 2v0/3, फिर इधर से वापस कहीं रुक के फिर वापस आएगा, यही है ना मोशन? ऐसे ऐसे 2v0/3 से 0, 0 से 2v0/3 इधर, इधर से 2v0/3 से 0, फिर इधर, ऐसे चलता रहेगा हमेशा। ये कैसे जाएगा? ये v0/3 से 0, फिर पीछे आके वापस यहां पहुंचेगा तो कितनी? v0/3। अच्छा, क्वेश्चन हमसे सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है? तो पहले ये बता दो, ये बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ जो नेचुरल लेंथ पे जो वेलोसिटी है उससे दूर जाते जाते रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर उसी वेलोसिटी को एक्वायर कर चुका होगा नेचुरल लेंथ पे, फिर अंदर जाएगा, फिर आएगा। ये हम लोग एनर्जी एस्पेक्ट से बोल सकते हैं इस बात को, यस और नो? अब मुझे ये बताओ, कितने लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपको किसी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप ए के रेस्पेक्ट
ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके जोड़ते हो। लेकिन अगर आपको किसी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पता है और ग्राउंड पे उतरना है तो ऐड करते हैं डायरेक्ट। देखो ये देख लो, सपोज आपके पास वेलोसिटी ऑफ एम, इधर देखना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ एम माइनस वेलोसिटी ऑफ, अब एक मिनट इधर देखो, आपको ये पता है और आपको ये भी पता है, तो आपको बार बार ये निकालना है। कैसे निकालू? वेलोसिटी ऑफ एम अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ एम निकालूंगा सी फ्रेम में, फिर ऐड करूंगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो पहले ये बताओ, ये बात सबको क्लियर है क्या? यहां तो कोई अटका नहीं रहेगा। तो हम क्योंकि सी फ्रेम में हैं, ये वेलोसिटीज कहां से दिख रही हैं? सी फ्रेम से। और मुझे कहां उतरना है? ग्राउंड पे। तो क्या मैं सीएम की वेलोसिटी ऐड कर दूं हर बार? जैसे आप मुझसे जितनी बार इसकी वेलोसिटी ग्राउंड में पूछोगे, मैं आपको कहूंगा कि इसकी वेलोसिटी सी फ्रेम में जितनी भी आए उसमें वीसीएम जोड़ देना, हाँ या ना? तो क्या ये 2v0/3 से 0, 0 से 2v0/3, फिर 0, फिर 2v0/3 ऐसे चलता जाएगा? तो इसकी सी फ्रेम में जो भी वेलोसिटी है उसमें किसको जोड़ना है? वीसीएम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार में आएगा। मुझे बताइए, सेंटर ऑफ मास इधर है, तो आपको पता है कि ब्लॉक एम की जो वेलोसिटी है उसमें सीएम की वेलोसिटी ऐड होगी, लेकिन याद रखना ये ब्लॉक एम की वेलोसिटी कहां से है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। ये वेलोसिटी है, इसमें किसको जोड़ू? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, हाँ या ना? पहले ये चीज कंफर्म है तब तो आगे के पार्ट पे चलू मैं। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताइए, वीसीएम इधर है तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाला इसमें इसको जोड़ना है, तो मैं चाहता हूं ये दोनों मिलके मैक्सिमम आ जाएं। तो क्या आपको दिख रहा है वीसीएम फिक्स है? तो ये बेचारा ऐसे ऐसे घूम रहा है अलग अलग वेलोसिटी पे, है ना? बताओ कौन सी वेलोसिटी को जोड़ू जो जिसके साथ मिलके सबसे ज्यादा हो जाए? एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो भी इसी डायरेक्शन में, हाँ या ना? आराम से समझो, सब समझ में आएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इधर देखिए, ये 2v0/3 से गया, फिर रुका, फिर आया, फिर इधर गया, रुका, फिर आया। तो मुझे पता है वीसीएम इज फिक्स्ड, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये इसके साथ जुड़ के सबसे ज्यादा हो जाए, तो इसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी उठा लू। कितनी? लेकिन इधर वाली उठाऊं कि इधर वाले? इधर वाले। तो वेलोसिटी v मैक्सिमम ऑफ m ब्लॉक इज VCM प्लस 2v0/3। एक मिनट इधर देखो, VCM कितना है? VCM खुद 2v0/3 है प्लस 2v0/3। इस मेथड की खास बात ये देखो, मैंने जो कहा तो मैं कह रहा था क्वाड्रेटिक वगैरह जाने क्या क्या बनेगा, और कहा देखो एक लाइन में Vm का मैक्स वैल्यू आ गया। ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन ने तो यही पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं 2m की मैक्स वैल्यू। किसकी? चलो आ जाते हैं 2m पे। CM ऐसे जा रहा है, ऐसा आपको भी हैबिट डालनी होगी दिमाग में सोचने की, CM ऐसे जा रहा है। अब आपका 2m V0, 2m जो है पहले गया V0/3 से, अब घटेगा, वापस आएगा, उल्टा हो गया ये तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब जब वो यहां है और इधर जा रहा है और नेचुरल लेंथ पे है तो ये दोनों मिलके मैक्स होंगे। तो एक्चुअली 2m की मैक्स वैल्यू V0/3 प्लस 2v0/3 दैट इज इक्वल्स टू V0 ही है, तो इसकी मैक्स वैल्यू V0 ही है। तो इधर अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं इसको रट लूं, तो मैं आपको उसको रटने का भी तरीका बता देता हूं। ठीक है, एक तो लॉजिक से आप सोचते हैं तो दिखेगा आपको क्या हो रहा है, अभी आपने जैसे देखा, इसको घर पे जाके भी सोचना है ऐसे ही। और अगर आप डायरेक्ट रटना चाहते हो तो याद रखना इनकी मैक्स वेलोसिटी तब आएगी जब ये नेचुरल लेंथ पर होंगे, और सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में इनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन पर होनी चाहिए। तो उस टाइम पर इनकी कौन सी वेलोसिटी आती है? मैक्स वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी m और 2m की, क्या आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा चलो
हम बात करते हैं मिनिमम के बारे में। ठीक है, सोचना मैं सिखा रहा हूं, हालांकि मैंने सोचना सिखा दिया, अब मिनिमम खुद सोचो। लेकिन एक मिनट, क्या आपका वीसीएम, एक मिनट, वीसीएम 2v0/3 है? तो अगर मुझे, एक मिनट इधर देखो, इधर अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो वीसीएम इधर है कितने का? 2v0/3। अब मैं चाहता हूं इसमें से ज्यादा उड़ा दूं, क्योंकि वेक्टर सम करने पे इधर सबसे ज्यादा वैल्यू जितनी उड़ा सकता हूं उड़ा देता हूं। इधर सुनो, तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर उसका मुझे उड़ाना हो तो 2v0/3 ही उड़ेगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, एक मिनट, इसकी मिनिमम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जल्दीबाजी, एक मिनट जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी तुम लोग मत करो, मैं लॉजिक सिखा रहा हूं, आप भाग रहे हो, आंसर को पकड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं ये 2v0/3 है। अच्छा बताओ, ये जाते वक्त तो v0/3 था, तो लौट के आते वक्त इधर, तो क्या इसमें से मैक्सिमम उड़ेगा कितना? v0/3। समझ में आई बात? तो इसकी मिनिमम वैल्यू v0/3 और उसकी मिनिमम वैल्यू 0। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कंडीशन है। मैंने मैक्स वैल्यू पूछा है और मैंने आपको समझाया कि किस तरह से देखते हैं। ठीक है बेटा, एक स्टूडेंट ने पूछा सर मैक्स वेलोसिटी रिपीट कर दें, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हालांकि मैं 2 बार बता चुका। इधर देखिए, वीसीएम इधर है, एम की बात कर रहा हूं, वीसीएम इधर है, और ये आपका ऐसे ऐसे घूम रहा है, किस फ्रेम में? और सेंटर ऑफ मास की अपनी वेलोसिटी है। तो आप क्या चाहते हो? सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में सबसे ज्यादा जुड़ जाए, तो उसकी सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू 2v0/3 है, उसको ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, वो आप देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना के फिर लिखना। हालांकि बहुत रेयर चांस है, टफ क्वेश्चन में आता है, इजी नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो देखो कोई चीज टफ नहीं होती है, और अगर आप थॉट आप उसमें उलझे हुए हो तो फिर वो टफ लगेगी आपको। तो इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से सुने। क्या? तो फिर वो एसएचएम वाले चैप्टर में हम करा देंगे, तो आपको नेचुरल लेंथ पे आके निकालनी चाहिए वेलोसिटी टेक्निकली। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में आप यही कर लो, वही बहुत है। समझ रहे हो क्या? अदरवाइज डेफिनेटली हमें मीन पोजीशन जिसको बोलते हैं ना नेचुरल लेंथ, वहां पर इनकी वेलोसिटी लानी पड़ेगी। इवन उसके लिए किसी दूसरे चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसएचएम से होगा, वो यहीं से हो जाएगा, पर टाइमिंग की कैलकुलेशंस आगे वाले चैप्टर्स पर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ जाएं। अब तो आधा गया। ओके, बात नहीं, नोट करते वक्त चीज पे फोकस करो। जल्दी नोट करिए, क्योंकि आज मुझे 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। अब इसमें कुछ लॉजिक लिखा है क्या? लॉजिक क्लास में होता है, ये तो सीधा ऐड कर दिया। क्या है? 4v0/3। 4 दिन बाद पढ़ोगे तो लगेगा ये क्या कर दिया, इसे रोज रिवाइज किया करो जाके। तो आपको लगेगा कि अच्छा सर को लगता है सपने में आया होगा, ऐसा नहीं है, देयर इज लॉजिक। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। एक मिनट, अब आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, मुझे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए। अभी ये ब्लॉक्स, यार ये बात नहीं, देखो आप समझा करो, टाइम इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये 4m और ये m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, दिस इज रिलैक्स्ड। ओके, इसको मैंने वेलोसिटी दी इधर v0, इसको मैंने इधर वेलोसिटी दी v0। अब इधर देखो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही को दिया जाए, दोनों को भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारे पास
स्मूथ है। तो आप ये बात समझते होगे कि इस पूरे सिस्टम को सी फ्रेम में कन्वर्ट कर दें तो ऐसे ऐसे करेगा, और ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा, और ये फिर इनकी वेलोसिटी जहां सेम होगी वहां मैक्सिमम एक्सटेंशन भी आएगा और मैक्सिमम कंप्रेशन भी आएगा। यस और नो? ठीक है, तो इधर देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मेरा सरफेस स्मूथ है। ठीक है, आपको एक तो बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और आपको दूसरा बताना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एम ब्लॉक। 4M का नहीं पूछ रहा हूं, आप तो M का बताइए। ठीक है, ये दोनों फटाफट करने हैं आपको, इसमें टाइम वेस्ट अब होगा अगर आप 5 मिनट भी ले लेते हो तो। देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर स्मॉल ब्लॉक का मिनिमम नहीं आया। इधर देखो, मैक्सिमम में हम क्या कोशिश करते हैं, इधर देखो, मैक्सिमम में सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं और मिनिमम में अपोजिट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा मिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा, अगर ऐसा नहीं हो कि कहीं उससे ज्यादा वैल्यू प्रेजेंट हो, तो अगर उसके पास 0 की कोई कंडीशन है तो 0 आएगा जैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो पहले। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हमेशा नेचुरल लेंथ वाली कंडीशंस पे रहेंगे। अब देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं वी रिलेटिव कैसे निकालें। पहले VCM निकालो। एक मिनट, पहले तो इधर देखो, एक क्वेश्चन ऐसे करो, आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए क्या? मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये तो साफ साफ दिख रहा है जाएंगे दोनों। एक मिनट, इनकी वेलोसिटी सेम करो और एनर्जी कंजर्व करो, आपके पास मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। और किसी को शॉर्ट में करना है तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इनिशियल। मैं एक ही मेथड कर रहा हूं, आप सारे करना। नहीं, आप तो यही कर लो, कोई बात नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान रखना, इसका लॉजिक मत भूल जाना, इनकी वेलोसिटी सेम होगी जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो इधर देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, म्यू कितना है 4m/5, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वी रिलेटिव 2v0। इधर देखो पहले, वी रिलेटिव, वो उधर जा रहा है v0 से, ये इधर जा रहा है v0 से, तो वी रिलेटिव 2v0 है, v1 प्लस v2 आएगा, तो 2v0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k x मैक्सिमम का स्क्वायर। व्हाट इज x मैक्सिमम बताइए, कितना आएगा? 16m/5k अंडर रूट v0। एक मिनट, अब आप लोग को ना घर पे जाके इसको उस मेथड से करना, बस इनकी वेलोसिटी बराबर कर देना, मोमेंटम कंजर्व और एनर्जी कंजर्व। हाँ, लेकिन आएगा ही वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, अरे इधर देखो, वापस घूम फिर के उसी जगह कैसे आ जाते हो? फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है ना मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, क्योंकि उनकी वेलोसिटी सेम है। मत करो आप तो ऐसे, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इनकी वेलोसिटीज क्या कर दे मैक्सिमम एक्सटेंशन पे। देखो, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, मेरा भी और अपना भी। ये m था, किधर है? v0, और ये 4m, यार बात नहीं। इधर देखो, तो यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व कर दूं, तो एक मिनट, ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सी? अब ये फाइनल कंडीशन। एक मिनट, अच्छा कोई ये मत सोच लेना कि इसके नीचे है, ये आगे बढ़ रहा है सिस्टम। ओके,
तो फाइनली जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ये 4m है और ये m, क्या दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी? चलिए क्या लिखूं इक्वेशन? पहले कौन सा कंजर्वेशन? मोमेंटम, उसका कितना? 4m v नॉट, इसका कितना? माइनस m v नॉट इक्वल्स टू m इंटू v प्लस 4m इंटू v, तो v कितना? 3 v नॉट बाई 5। अरे यस और नो? एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 4m कितना? v नॉट स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इस बार, 3 v नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू 3 v नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी नोट करिए, एक क्वेश्चन और करना है हमें। तो यहां से सॉल्व करो चाहे यहां से, इसमें मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है, आप लोग घर से करके लाना। किसका? किसका? एम ब्लॉक का 11 v नॉट बाई 5, 11 v नॉट बाई 5। इसका आंसर है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी? 11 v नॉट बाई 5। अपने आप घर पे करके देखना, नहीं तो मेरे से पूछना। बेटा फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जिसने ऑनलाइन में पूछा है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो वो 0 होगी, क्योंकि उनकी वेलोसिटी सेम होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। अच्छा इधर देखो, इन दोनों को बाहर वेलोसिटी दें चाहे अंदर दें चाहे किसी एक को दें, ये सिचुएशन सारी एज इट इज है, बस फर्क कहां पे पड़ रहा है कि आपने कभी दोनों को वेलोसिटी दी है कभी एक को, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये इधर वाला पार्ट मिटा दो। नेक्स्ट, बात नहीं करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इस क्वेश्चन को मैं सी फ्रेम से करूंगा, वहां से जल्दी होता है, ग्राउंड फ्रेम से बहुत लेंथी होता है, तो हमारा सजेशन नहीं है कि वहां से आप करें। ठीक है, नहीं होगा, सी फ्रेम से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो हम लोग वहीं से करेंगे। अब इधर सुनो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सबसे पहले ये देखते हैं। मेरे पास
मुझे चाहिए इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ ग्राउंड से कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, सीधा कहां जाऊंगा, सी फ्रेम में। तो याद रखना जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो उस समय आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चाहिए और एक्सीलरेशन भी चाहिए। तो पहले बताइए ये दोनों रेस्ट पर हैं, ध्यान रखना अभी एक्सप्लेनेशन आया नहीं है कि कब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, पहले कन्वर्ट कर रहा हूं फिर समझाऊंगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं सारा डिस्कशन किस फ्रेम में करूंगा। तो मुझे दिख रहा है सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों, ये भी रेस्ट ये भी रेस्ट, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन जो है, वेलोसिटी तो 0 है इनिशियली लेकिन वो एक्सीलरेट कर रहा है कितने से, f अपॉन m1 प्लस m2। क्या आपको पता है ये समेशन f एक्सटर्नल है, तो समेशन f एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है। स्प्रिंग फोर्सेस इंटरनल है वो कट गए, एन एम जी बैलेंस्ड है वो गए, इधर एन m1g के बराबर है इधर m2g के बराबर है। सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट कर रहा है, तो सबसे पहली बात सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है क्योंकि ग्राउंड से एक्सीलरेट कर रहा है, तो यू हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स, ठीक है। एक एक स्टेप समझना तब जाके पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और एंड में जाके कहोगे रिपीट तो फिर वो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है एंड यू हैव फाउंड दैट द सेंटर ऑफ मास इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो पहले कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब अभी कुछ भी मैं समझाया नहीं है कि होगा क्या, अभी जस्ट कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम, कन्वर्ट हो गया। अभी कन्वर्जन में आपको इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज चाहिए, तो सबसे पहले मुझे बताओ इन सबकी वेलोसिटी भी 0 और रिलेटिव वेलोसिटी भी 0, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर है और ये दोनों, तो t इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट करते ही ये दोनों रेस्ट पे ही हैं, यस और नो, ओके। तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है, याद रखना ये रिलेटिव है, कन्वर्ट हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड है, तो मुझे पता है कि m2 पर एक फोर्स लग रहा है F और m1 रेस्ट पर है। एक मिनट रुक जाओ, अब इन दोनों पे मैं डायरेक्ट यहां से समझाने आगे नहीं बढ़ सकता हूं क्योंकि मुझे पता है यहां से एनएलएम वैलिड नहीं है क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो यू हैव टू अप्लाई दिस स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट। इधर स्यूडो फोर्स है m2 ACM, यस और नो, और इधर m1 ACM। मास ऑफ द बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और फ्रेम की एक्सीलरेशन आ गए तो स्यूडो फोर्स। अब मैं न्यूटन के अकॉर्डिंग सारी बातें समझ सकता हूं, न्यूटन के अकॉर्डिंग मतलब मैं एनएलएम को थॉट में ला सकता हूं। तो मुझे बताइए उसको उधर कौन खींच रहा है, स्यूडो फोर्स, और इसको इधर कौन खींच रहा है, F, और m2 ACM पीछे है। अच्छा इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट देखोगे ना तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट m1 ACM के बराबर ही आएगा, वो आप देख भी सकते हो। F कितना है, m1 प्लस m2 इंटू ACM है या नहीं, तो ये आपका m1 प्लस m2 इंटू ACM है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सिस्टम है उधर m1 ACM इधर ACM, क्योंकि आप सी फ्रेम में खड़े हो ना तो सी फ्रेम से नेट फोर्स भी 0 आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है। तो आपने स्यूडो लगाने के बाद देखो नेट फोर्स 0 हो गया, इधर F m2 ACM m1 ACM, और F की वैल्यू मैथमेटिकली किसके बराबर है, m1 प्लस m2 ACM, ठीक है। चलिए अब यहां से पता है क्या होगा, ये वाला फोर्स इसको आगे खींचेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर कोई किसी को अजीब ना लगे तो इन दोनों का नेट वैल्यू आगे की तरफ m1 ACM, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये m1 ACM क्या करेगा, इसको आगे एक्सेलरेट कराएगा और इधर वाला m1 ACM इसको एक्सेलरेट कराएगा। अब ध्यान से सुनना ये कैसा मोशन है, ये F आगे है, ध्यान से सुनना F आगे है तो F इसको आगे स्पीड अप कराएगा और स्पीड अप तो कराएगा ही साथ के साथ स्प्रिंग खींचेगी, तो क्या स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे लगेगा और F आगे। अगर F स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा हो तो
तो क्या ये स्पीड अप होगा? ये भी स्पीड अप हो रहा है, ये मत सोचना कि स्प्रिंग पीछे लग रहा है, इनको आगे खींचने वाले अभी हैं कौन? M1 ACM। लेकिन आपको क्या ये बात दिखाई देता है कि M1 ACM इसको इधर खींचेगा, M1 ACM इसको इधर खींचेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा? ठीक है, तो रिटार्ड अभी होना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो स्प्रिंग फोर्स है वो F, जो ये देख रहे हो M1 ACM, अभी इससे छोटा है। तो क्या ये स्पीड अप होता रहेगा? तो एक टाइम आएगा जब M1 ACM इज इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स, उस टाइम पर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जल्दीबाजी करते हो। उस टाइम पर सुनना, उस टाइम पर फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन क्या अभी तक स्पीड अप होता आ रहा है? क्या वहां रुकेगा? आगे ले जाएं? अच्छा, जैसे ही वहां से आगे बढ़ोगे तो अब क्या होगा? स्प्रिंग ज्यादा हो जाएगा, M1 ACM कम हो जाएगा, तो अब रिटार्ड होते 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 रुकेंगे। और साथ में क्यों रुकेंगे? क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम सी फ्रेम में 0 होता है। तो याद रखना, ये मोशन अलग है, ये पहले स्पीड अप देन स्पीड डाउन, फिर जाके रुकेगा। अब एक मिनट देखो, इसमें इंटरेस्टिंग चीज, जब वापस आएंगे ना तो फिर स्पीड अप फिर स्पीड डाउन होते होते यहीं आके रुक जाएंगे, ये अंदर जाएगा ही नहीं। देखो ना, तुम लोग बताओ क्यों जाएगा, मैं बता तो रहा हूं। आते आते वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, तो फोर्स तो बाहर है। सुनो, फोर्स बाहर है। एक मिनट इधर देखो, जाते 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 रुका, फिर आते 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 वापस रुका, फिर बाहर ही जाना है उसको, फिर अंदर आना है। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये स्प्रिंग कंप्रेशन में नहीं जाएगी, कंप्रेशन में नहीं जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में F अंदर लगा दिया होता मैंने, तो ये कंप्रेशन में जाता, तो एक्सटेंशन में नहीं जाता। तो अभी ये इसमें कोई कंप्रेशन आने वाला नहीं है। समझ में आई बात? अब आपका सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं, इसके बस मुझे अभी इक्वेशन लिखनी है। तो क्या आपको समझ गए? सिर्फ दोनों को रोकना है। चलिए, ये यहां से यहां जाके रुका। एक मिनट इधर देखो, इंटरेस्टिंग चीज है, ये यहां रुका, ये यहां रुका, ओके, ये M2 है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी फिर से 0। अच्छा, ये वाला इधर गया कुछ x1, ये वाला इधर गया कुछ और रुका है, तो क्या आप कह सकते हो योर मैक्सिमम एक्सटेंशन इज x1 प्लस x2? योर x1 प्लस x2 इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो जरा देखते हैं ये कितना आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, इस सिस्टम में मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर M1 ACM का वर्क है, या मैं ऐसे बोलूं वाइड रेंज में कि F का वर्क है, M2 ACM का वर्क है और M1 ACM का वर्क है। यस और नो? तो मैं एनर्जी कंजर्व, तो क्या आपको ये बात पता है कि अगर हमें एनर्जी कंजर्वेशन ना करें तो हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स, दैट इज योर टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, है ना? तो मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स जो हैं, है ना, उसमें मेरे पास यहां पर बताइए, एक तो F का वर्क है और एक M2 ACM, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? तो क्या मैं इसको लिख दूं M1 ACM इंटू x2? एक लाइन में आएगा आंसर, M1 ACM इंटू x2। याद रखना, ये कहां से आया है? ये बेसिकली ये है F माइनस M2 ACM, और मैंने ये F की वैल्यू यहां से एक बार रख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि अच्छा दिखे ये। और बताओ उधर M1 ACM का कितना वर्क? M1 ACM इंटू x1। बताइए, टोटल एनर्जी फाइनल में, काइनेटिक तो 0 है, लेकिन स्प्रिंग के पास एनर्जी है फाइनल में हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और स्प्रिंग भी रिलैक्स्ड है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, स्प्रिंग भी रिलैक्स्ड है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन स्प्रिंग के पास एक्सटेंशन है, तो उसका एनर्जी है। यस और नो? तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास रिलेशन आ रहा है M1 ACM इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज योर x1 प्लस x2?
2m1 ACM अपॉन के। अच्छा ACM तो रखना पड़ेगा, तो ACM थोड़ी क्वेश्चन में गिवन है, तो योर आंसर वुड बी x1 plus x2 is the maximum extension and that is 2m1। ACM कितना, f by m1 plus m2 डिवाइडेड बाय k। तो अगर देखो ऐसे करते हुए एक लाइन में आंसर आता है, ये एक स्टेप लिखना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क एक बार शीट देना मुझे। शीट हम लोग कहां तक कर चुके हैं? अच्छा अभी मैं आपको शीट से होमवर्क दे रहा हूं इसलिए भी डीपीपी नहीं आ रहा है, ठीक है? अदरवाइज जब मैं शीट का होमवर्क नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैं आपको डीपीपी भेज दूं। 32 तक कर लिया हमने, बीच में एक आध कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, मुझे पता है, वो मुझे पता है। अब आपको देखना है, देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका एक्सरसाइज 1 जो है उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक। अच्छा इधर देखना, बीच में ना दो तीन क्वेश्चन एनएलएम के आ रहे हैं, तो वो आप अपने आप कर लेना, वो मैं नहीं दे रहा हूं, उसका सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो हम आगे बात कर रहे हैं 41, ठीक है? एक्सरसाइज 1 में तो ये करना है आपको। चलो ऐसा करते हैं, एक और दे देते हैं, देखें आप लोग दिमाग लगाते हो क्या। 42 43 भी दे देते हैं, देखते हैं कितने लोग करते हैं, नहीं तो डिस्कशन में आ जाएगा। ये 34 से 36 एंड 41 42 43 ये करना है। अच्छा एक्सरसाइज 2 में हम कितना कर चुके हैं? कुछ भी नहीं, 5 तक कर चुके हैं। एक मिनट रुक जाओ, कल है क्या? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा इधर देखो, एक मिनट, अच्छा एक मिनट इधर सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो। नेक्स्ट क्लास में इतना करके ले आना बस, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्लास में इम्पल्स स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर के 3 चीजें बची है, इम्पल्स, क्या कहते हैं, कोलिजन एंड वेरिएबल मास। तो ये ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ओके अभी मुझे नहीं पता है।